आज हम लोग वापस कोनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा डिस्कस करेंगे और साथ ही इसी वीडियो में हम अपना बैच भी लॉन्च करेंगे जो हमारे आगे के एस्पायरेंट्स के काम आएगा। तो सबसे पहले तो आज के फंडे की बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वैसे ही परेशान रहते हैं कि सर इसके क्वेश्चन होते ही नहीं है एग्जाम में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए कि ए भी एक फोकल कॉर्ड है और ये पैराबोला, एफ फोकस है। अब दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, दो सर्कल बनाए हुए हैं उसने कि दोनों सर्कल पैराबोला को टच कर रहे हैं। कहां पर टच कर रहे हैं? ए और बी पर टच कर रहे हैं और टच करने के साथ साथ वो एफ पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें ये शो करना है कि दोनों सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे थे कि सर ये कैसे होगा। मैंने पूछा कर क्या रहे हो? कि सर वो तो पैराबोला की इक्वेशन ले लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला लेके स्टार्ट किया हमने। फिर इस पॉइंट को कुछ 80 स्क्वायर कॉमा 280, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर वहां पे एक सर्कल इसको टच कर रहा है तो पॉइंट सर्कल यूज करके, बोलने लग रहा है यही ट्रिक है, पॉइंट सर्कल यूज करके वो सर्कल बना लेंगे, फिर ये वाला सर्कल बनाएंगे, फिर दोनों में ऑर्थोगोनलिटी। सर बहुत हालत खराब हो गई, क्या करें? तो आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर अटेम्प्ट कीजिए, हम लोग बात करेंगे और इसके ऊपर कौन सा फंडा लगेगा। ऐसा फंडा जिसे पढ़ते शायद सब होंगे पर लोग इग्नोर ऐसा कर देते हैं, उसको उस तरह से अप्लाई करता ही नहीं है। और जेई पक्का उसके ऊपर जिस दिन पकड़ के सवाल पूछेगा लोगों को रुला देगा। जब तक लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो लोग हमारे बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उनको हम बता दें कि हम लोग 4 प्रीमियम बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगा और फीस अफोर्डेबल रखिए जितनी हम रख सकते थे। पर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बिल्कुल ही कम दाम में आपको मिल जाएगा, बिकॉज हम लोग एक बहुत मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं उसमें काफी रिसर्च और काफी मेहनत लगती है, जैसा आप मेरे वीडियोस को देख भी सकते हैं। जिन बच्चों ने हमेशा मेरे साथ तैयारी की है और जिन बच्चों ने टॉप 100 रैंक निकाला है, ऑल इंडिया टॉपर्स भी हैं, तो मेरी जो तैयारी होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि हम लोग बस क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वो तैयारी ऐसी होती है कि आपको मैथ्स से एक्चुअली प्यार होगा, आपको मैथ्स इंट्यूटिव लगेगा, एग्जाम में अप्लाई करना इजी लगेगा। ऑल्सो आप जेई के बाद भी मैथ्स में अच्छा करेंगे, जो कि आजकल की दुनिया जिसमें एआई की वजह से बहुत सारे फील्ड अपना रिलेवेंस खो रहे हैं, मैथ्स फिर भी रिलेवेंट है तो आप उसमें भी पसंद करेंगे। मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ के गए हैं वो आप समझ लीजिए कि इस वक्त एआई की फील्ड में वो लोग लगे हुए हैं अलग अलग जगह, एनवीडिया से लेकर सब जगह दे आर देयर। और उनका यही कहना है कि बिकॉज दे लाइक मैथ्स दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। तो मैथ्स हम लोग एक बहुत ही अलग जज्बे के साथ पढ़ते हैं। मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मेरी हिस्ट्री के बारे में आप लोग जान सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पर रैंक्स कौन कौन सी पढ़ाई हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, उन सबके नाम भी आपको पता लग जाएंगे। और जिन सालों में मैंने पढ़ाया है उन सालों में उनकी जो टॉप मोस्ट रैंक आई है, जब मैं टॉप मोस्ट बैच ले रहा हूं तो वही पढ़ाई होंगी। ऐसे ऐसे बैच भी पढ़ाए हैं कि 100 परसेंटाइलर्स और इंडिया रैंक 1 सेम बैच से प्रोड्यूस हुआ है जब हम लोग इंस्टीट्यूट में थे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन देयर। पर जो मैं अपनी सबसे स्पेशल खास बात मानता हूं वो ये मानता हूं कि मेरे साथ वो बच्चे भी सक्सेस की तरफ या मैथ्स को पसंद करने की तरफ चले जाते हैं जिनको बाकी जगह दिक्कत आती है। क्योंकि बात सिर्फ टॉपर्स की नहीं है। एज अ टीचर अगर आप एक बच्चा जिसे मैथ्स से शायद डर लगता है या उतना पसंद नहीं है या मैथ्स उसका वीक है, उसको अगर आप मैथ्स से प्यार करवा दें तो आप कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सिखा रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेटली अफोर्डेबल फीस रखेंगे पर उतनी आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बैच साइज छोटा होगा, उसका फायदा ये होगा कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं माइक ऑन करके। तो जैसे गूगल मीट होती है ना, उस तरह से आप आराम से बात करेंगे। चैट भी ऑन होंगी लेकिन चैट पे उतना मजा थोड़ी आता है। आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जानूंगा और हम पर्सनली आपकी रैंक की तरफ वर्क करेंगे। सो दीज आर 4 प्रीमियम बैचेस। कौन से बैचेस हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच है, ये वंस अ वीक होगा। इसका एक सेशन 120 मिनट का होगा। इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस में किस तरह से फंडे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मान लीजिए क्योंकि मैंने बैच लॉन्च करने में थोड़ा डिले कर दिया, बच्चे इस बात से काफी नाराज हैं, लेकिन घबराई नहीं, उस डिले को हम कवर अप कर जाएंगे। तो उन बच्चों ने कोई दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया पर फिर भी चाहते हैं कि सर आपसे सीखना है, तो वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे वो सब हम लोग इस बैच में वंस अ वीक उस सेशन में सीखेंगे। जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, दे कैन स्टे कनेक्टेड विद मी विद दिस बैच। फीस मैंने 2499 रखी है। इस बैच में मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे कहीं और पढ़ रहे होंगे, वहीं का होमवर्क इतना ज्यादा होगा, उल्टा मैं होमवर्क और दे दूं तो परेशान हो जाएंगे। मैं इस बैच में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको सोचने का तरीका पे वर्क करेंगे, कैसे सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे।
कुछ स्पेशल भी पढ़ेंगे, मजा भी आएगा। स्टार्ट डेट हम लोग इसकी 8 जून रख रहे हैं और 4 जैन को ये बैच हमारा फिनिश हो जाएगा। और ध्यान रखिए जो बच्चे 11th में और इस बैच को ज्वाइन करेंगे 4 जून से वापस ये बैच स्टार्ट होगा जो अगले 1 साल चलेगा, उसके लिए फीस दोबारा होगी। इट विल बी अ न्यू बैच, वो पीएसबी 2 होगा, ये पीएसबी 1 है। तो अभी ये वाला बैच आप लोग ले सकते हैं, जो 11th या 12th में कोई भी बच्चा या ड्रॉपर है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, जो कहीं और भी पढ़ रहा है। दूसरा बैच है हमारा क्लास 11th का बैच, जो 3+1 डेज पर वीक चलेगा। अब ये 3+1 क्या है, देखिए इसका हर सेशन 120 मिनट का होगा जिसमें हम लेक्चर लेंगे और वापस जैसे हमारे सारे बैचेस हैं जिसमें हम माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, वही फॉर्मेट इसका भी रहेगा। इसमें 11th का सिलेबस बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। इसके साथ आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, तो यानी वो वाला बैच है इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो सब चीजें वो आपको एकदम फ्री दिया जाएगा और साथ साथ आपको एकेडजा दोस्त भी फ्री दिया जाएगा। जो प्रीवियस आपका प्रैक्टिस बैच है उसमें हम आपको एकेडजा दोस्त 30 डेज के लिए फ्री दे देंगे, बट इसमें आपको एकेडजा दोस्त कंप्लीटली फ्री मिलेगा। एकेडजा दोस्त का ही खुद ही प्राइस 6,999 होता है, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो हम आपको फ्री दे देंगे। फीस इसकी 5499 है। स्टार्ट डेट 31 में और एंड डेट 10 जैन है। इसमें 11th का सिलेबस हमारा निबट जाएगा। इसका प्लानर वगैरह वंस यू ज्वाइन द बैच आपको मिल जाएगा। तीसरा बैच क्लास 12th का बैच है, जो 3+1+X डेज पर वीक होगा। अब ये X क्या है बताते हैं। इसका हर एक सेशन 135 मिनट्स का होगा, यानी थोड़े से बड़े लेक्चर होंगे। 12th का सिलेबस बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। इसमें भी आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, यानी आप 3 दिन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आ रहे हैं। इसमें आपको एकेडजा दोस्त पूरा सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री मिलेगा। एकेडजा दोस्त में आप टेलर मेड टेस्ट असाइनमेंट जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीसीएम पूरा पड़ा है उसमें, उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसमें स्पीड बूस्टर दोस्त, बैकलॉग रिमूवल दोस्त, सारे वो दोस्त हैं जिसकी हेल्प से अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, रिवीजन प्लान कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर, यू कैन गो एंड चेक दोस फीचर्स। फीस इसकी 5,999 है, यानी उससे थोड़ी ज्यादा। स्टार्ट डेट 30th में होगा, 26 दिसंबर को ये फिनिश होगा। बीच में ऑफकोर्स हॉलीडे वगैरह मिलेंगे दिवाली वगैरह के, पर उनको भी कवर अप किया जाएगा। इसमें आप अपने 11th का बैकलॉग, बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो 11th का भी बैकलॉग है, मैं 12th की तैयारी कर रहा हूं, तो 11th बैकलॉग फॉर एनी 6 चैप्टर आप चूज कर लीजिए, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप 11th वाले बच्चों के साथ आके वो बैकलॉग फिनिश कर सकते हैं, इसलिए वो एक्स दिया, यानी यू आर अलाउड टू अटेंड विद द 11th बैच आल्सो फॉर एनी 6 चैप्टर्स यू वांट, यू कैन सेलेक्ट दोस 6 चैप्टर्स। आप अपने हिसाब से 6 चैप्टर से ज्यादा का बैकलॉग है तो इसका मतलब आपका पूरा ही 11th बैकलॉग है, तो आप चूज कर लीजिए कौन से 6 चैप्टर आपका बैकलॉग है, वो आप एक्स्ट्रा आपको और मिलेगा। सो दिस इज आवर 12th बैच। नाउ कम्स ड्रॉपर्स बैच। इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। ये 6+1 डेज पर वीक है, यानी एक्चुअली ये 7 ही दिन है। कभी कभी छुट्टी देने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक ही दिन थोड़ा सेशन बड़ा कर दें, 2-3 दिन, तो एक दिन की आपको हॉलीडे मिल जाए, पर ड्रॉपर है भाई, आपको इतना करना पड़ेगा। 120 से 135 मिनट के आसपास का इसका सेशन होगा। 11th और 12th दोनों का सिलेबस बेसिक से एडवांस तक होगा और 2 ट्रैक चलेंगे। एक ट्रैक में 11th का सिलेबस चलाया जाएगा, एक ट्रैक में 12th का सिलेबस चलाया जाएगा, और डिटेल में कराया जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि भगाया जाएगा जल्दी करो ड्रॉपर हो, नहीं, डिटेल में होगा। इसके साथ भी आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, एकेडजा दोस्त फ्री मिलेगा। फीस 8,999 है, क्योंकि इसमें एफर्ट भी आप देख सकते हैं हमारी तरफ से कितना ज्यादा लगने वाला है। स्टार्ट डेट 30th में, एंड डेट 26 दिसंबर है। और ध्यान दीजिए इसमें बेसिक टू एडवांस होगा, और हम लोग सबसे पहले जो मेंस लेवल वाली चीजें बहुत जल्दी फिनिश कर डालेंगे। ये 26 दिसंबर मैंने इसलिए रखा है ताकि जो अपना मेंस का अटेम्प्ट बना वो अच्छा हो। आमतौर पे कई ड्रॉपर्स बैच इस तरह से प्लान होते हैं, वो फरवरी तक जाते हैं, मार्च तक, फरवरी तक जाते हैं, कहते हैं ड्रॉपर को तो पहले मेंस को सोचना ही नहीं चाहिए। ड्रॉपर को भी हम पहले मेंस को सोचवाएंगे और 26 दिसंबर तक कोशिश करेंगे सिलेबस फिनिश होगा। तो ये 4 बैचेस हैं। अब जिन भी बच्चों को ये बैचेस में इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसी में पेमेंट के लिंक और बाकी सब डिटेल्स होंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक आज या कल में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू दी क्वेश्चन, कि भाई ये वाला क्वेश्चन था वही, फोकल कॉर्ड पर ए और बी एंड पॉइंट है, 2 सर्कल है, ये इधर टच कर रहा है, ये इधर टच कर रहा है, एफ पर मीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं इन दोनों को ऑर्थोगोनल प्रूव करो। लोग कोशिश सर्कल की इक्वेशन निकाल के करने की कोशिश करते हैं और बैंड बच जाती है, हालत खराब हो जाती है, और कहते सर कुछ सूझ नहीं रहा। अब देखो मैं बताता हूं यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा फंडा लगेगा जिसकी वजह से क्वेश्चन काफी जल्दी होगा। देखिए इसी फिगर को हम लोग जूम करके इधर लेके आए। हम लोगों ने एक ऐसी प्रॉपर्टी सब में कोनिक्स में पढ़ी होगी, पर उसको यूज नहीं किया होता है ज्यादा, इसलिए उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। चल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी याद है,
बच्चों जब भी फोकस या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का जिक्र हो ना, फोकस और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कंबाइन कोनिक्स में, तो ये मत सोचा करो कि हमें कर्व निकाल के, वो पॉइंट निकाल के फिर टेंजेंट निकाल के एंगल निकालना होगा या कर्व की इक्वेशन वगैरह। नहीं 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 नहीं, आप फंस जाएंगे। इधर देखो, अगर कोई लाइट रे इधर से आई, अगर कोई लाइट रे इधर से आई ऐसे पैरेलल, ये उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि फोकस है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, दो कर्व्स फोकस पे ही मीट कर रहे हैं या फोकस सेम है, उसके बारे में। लाइट रे आई, वो टकराएगी क्योंकि पैराबोला एक मिरर जैसा, तो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से पास करेगी। परफेक्ट। अब अगर फोकस से मैं उसको जाने दूं तो टकरा के वो वापस, आप जानते हैं, सीधी रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। तो आई थिंक सबको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। लाइट रे आई, टकराई। अच्छा, जिस पॉइंट पे सर्कल पैराबोला को टच कर रहा होगा उस पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट और पैराबोला का टेंजेंट सेम ही होगा। उस पॉइंट पे सर्कल की नॉर्मल और पैराबोला की नॉर्मल भी सेम होगी, भाई टच कर रहा है इस पॉइंट पर भी। अच्छा, अब सर्कल्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, भाई सर्कल्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है ना, तो सर्कल्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप एक चीज याद रखिए, जब हमें सर्कल्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना होता था ना, तो जो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते थे उसमें टेंजेंट्स के बीच में तो एंगल 90 होता ही था, पर होता क्या था, एक का टेंजेंट दूसरे का रेडियस होता था। मतलब ये वाला एंगल जब 90 होता था ना, तो ये रेडियस 1 और रेडियस 2 ही टेंजेंट होते थे। मतलब रेडियस 1 इस सर्कल का टेंजेंट, रेडियस 2 उस सर्कल का टेंजेंट, और ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर होता था। तो हम उस पॉइंट ऑफ, अगर ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो रेडियस बन रहे हैं ना, अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री शो करते हैं तो टेंजेंट्स के बीच में ऑटोमेटिकली एंगल 90 डिग्री आता ही है। ये सर्कल्स में हमने पढ़ा है। तो हम उसी चीज को यूज करेंगे कि मान लीजिए यहां इसका सेंटर है और यहां इसका सेंटर है, ये पहला रेडियस, ये दूसरा रेडियस, हमें इन दोनों के बीच में एंगल 90 शो करना। अच्छा, अब देखिए, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं। ओके, अब थोड़ा सा डायग्राम और बेटर बना सकते हैं। ये सेंटर इसका थोड़ा इधर होगा और ये ऐसा है। हाँ जी। तो भाई ये जो रेडियस है ये सर्कल के लिए नॉर्मल है, और क्योंकि सर्कल टच कर रहा है पैराबोला को, तो ये पैराबोला के लिए भी नॉर्मल ही हो गया। और ये एंगल, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। भाई ऑफ कोर्स तभी तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये भी थीटा ही है। अब सर्कल के सेंटर से ये रेडियस जा रहा है, और ये सोचिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहां से रेडियस, ये रेडियस और ये कॉर्ड है। दिस इज लाइक अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, क्योंकि भाई ये रेडियस और रेडियस इक्वल ही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। यहां तक आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब इधर देखो, मान लीजिए यही कहानी इधर भी रिपीट होगी कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्फा और अल्फा। भाई वही तो हो रहा है कि ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया तो नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर होगी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जब नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर होगी तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस जगह हमें जो एंगल निकालना है रेडियस के बीच का, वो ये वाला एंगल निकालना है, ये लाल वाला। ये लाल वाला एंगल क्या होगा एक्चुअली? व्हाट इज दैट रेड वाला एंगल? दैट रेड वाला एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। बस अब थीटा प्लस अल्फा अगर हमें मिल जाए तो वो रेड वाला एंगल मिल जाएगा जो रेडियस के बीच का एंगल है। और अगर उसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो सर्कल्स ऑर्थोगोनल है। सर्कल्स ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए याद रखिए, खाली टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही नहीं, अगर आप रेडियस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करेंगे तो भी सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं, वो सेम ही चीज आती है। तो हमें वो रेड वाला एंगल 90 प्रूव करना है, तो इसका मतलब इसको 90 प्रूव करना है, यानी थीटा प्लस अल्फा भी 90 आना चाहिए। और वो आता है, बताऊं कैसे? भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये 2 थीटा एंगल, ये 2 अल्फा एंगल, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना। ये 180 होगा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 90। तो यहां पे 90 डाल दीजिए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, विच विल बी 90 डिग्रीज।
तो रेडियस के बीच में एंगल 90 है, इसका मतलब टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल 90 होगा, इसका मतलब सर्कल्स ऑर्थोगोनल होंगे। तो सर्कल की इक्वेशन वगैरह निकालने की हमें जरूरत नहीं थी, और आराम से जेई में आ सकता है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सर्कल टच कर रहा है, सर्कल की नॉर्मल वही होगी जो पैराबोला की नॉर्मल होगी, इसलिए वो एंगल बाइसेक्टर होगा। ये सिंपल। दिस विल कम, और उस दिन हाहाकार मचेगा, उस दिन इस पे कंट्रोवर्सी होगी, ये है वो है, देखना। लेकिन ये आएगा, क्योंकि सिलेबस में जेई यही ढूंढ रहा है कि उस सिलेबस के अंदर ऐसी चीजें कैसे पूछी जाए जिससे बच्चा इग्नोर कर रहा है, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन सबने देखा होगा। शो दैट कॉनफोकल इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल। कॉनफोकल मतलब दोनों के, ये हाइपरबोला, ये हाइपरबोला, और ये एक इलिप्स है। इलिप्स के फोकस F1 F2, हाइपरबोला के भी फोकस F1 और F2 ही है, सेम फोकस है। अब सवाल ये उठता है, हमें शो करना है कि ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है। यू सर्च बुक्स, व्हाट हैव दे डन। सबसे पहले दोनों फोकस लेते हैं, उसके बाद इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं सच दैट फोकस सेम होंगे, फिर एक कंडीशन डिराइव करते हैं, फिर दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर वहां पे डिफरेंशिएट करके टेंजेंट निकालते हैं, फिर उस टेंजेंट की स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं। यू सी द बुक्स, दिस सॉल्यूशन मस्ट हैव बीन गिवन। पर रुको, फोकस सेम है तो फोकस तो आ गया पिक्चर में, ऊपर से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना, ऑर्थोगोनैलिटी। तो एक बार रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। फोकस 1 से फोकस 2, इसको इसको ज्वाइन करता हूं, यही होती है ना लिप्स की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये लाइट रे इधर से जाके ऐसे आएगी, यही होती थी ना लिप्स की, कि एक फोकस से लाइट रे चली, टकरा के वापस दूसरे फोकस पे आएगी। और पैराबोला और हाइपरबोला में क्या होती थी, एक फोकस से लाइट रे चला, टकरा के वो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द अदर फोकस। मतलब ठीक है, ये ट्रायंगल दोनों में बनेगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, इलिप्स में ये जो लाइन होगी, जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इलिप्स का नॉर्मल होता है। दिस इज नॉर्मल ऑफ द इलिप्स, करेक्ट। और हाइपरबोला में F1P F2 में यही जो होता है ना, ये बाइसेक्टर, ये एक्चुअली टेंजेंट होता है, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां पर जो हाइपरबोला का नॉर्मल होगा वो इधर वाला एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जो अंदर वाला लाइन जा रहा है ना, ये इलिप्स के लिए नॉर्मल है, पर हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। आप प्रॉपर्टी याद करिए, ये जो F1P F2 से जो ट्रायंगल बनते थे इलिप्स में, F1P F2 एंगल का, इलिप्स में इस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता था वो नॉर्मल होता था। और हाइपरबोला में क्या होता है, इसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की वजह से टेंजेंट होता है। तो एक का नॉर्मल, दूसरे का टेंजेंट, इसका मतलब दोनों के टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब दो पैराबोला है, दोनों का फोकस सेम है, दोनों का फोकस सेम है, पर दोनों की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ये फोकस है, ये एक पैराबोला और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये पैराबोला इसी फोकस पे के लिए है और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट ए पर कट कर रहे हैं, हमें पॉइंट ए पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। याद रखिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जिस बच्चे को भी जरा भी दिक्कत है या उसको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं है, मैं उसको रिमाइंडर दे दूं। पैराबोला में लाइट रे ऐसे चलेगा, रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे आएगा। अगर ये सीधा चला गया तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स पर जाके मीट करेगा। पैराबोला में ये जो डायग्राम बन रहा है, इसमें ये वाला बाइसेक्टर टेंजेंट होता है और ये वाला बाइसेक्टर नॉर्मल होता है। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में लाइट रे एक फोकस से चला, टकराया और दूसरे फोकस पे पहुंच गया। यहां पर
एक बाइसेक्टर अंदर वाला नॉर्मल होता है, और पता है इन्हीं लाइंस को अगर एक्सटेंड कर दें, याद रखिए किसी भी पॉइंट पे अगर एक बाइसेक्टर नॉर्मल है तो दूसरा टेंजेंट ही होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होना है, दूसरा बाइसेक्टर टेंजेंट होगा। ये टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, बेसिकली वो ये एंगल बाइसेक्टर है। तभी तो लाइट रे ऐसे जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। और हाइपरबोला में कैसा रहता है, ये अगर पॉइंट पी है, F1 P F2 जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एक बाइसेक्टर जो इस ट्रायंगल के अंदर वाला होगा, ये ये टेंजेंट होगा। और अगर हम इसी को इन्हीं व्हाइट वाली लाइंस को एक्सटेंड कर दें, तो जो दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनेगा ना, वो नॉर्मल होगा, वो ये वाला एंगल बाइसेक्ट करेगा। ऐसा होता है। इसलिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जब ये ट्रायंगल दोनों के सेम हो गए थे, तो इसके लिए जो टेंजेंट का काम कर रहा था वो इसके लिए नॉर्मल का काम कर रहा था। करेक्ट। तो एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल है, तो दूसरे का नॉर्मल पहले का टेंजेंट होगा, तो दोनों के टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। वो तो इजी हो गया था। तो अब अगर ये आपको याद है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की वजह से, तो जैसे इसी क्वेश्चन में आते थे, इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो वेरी केयरफुली देखिए, एफ से अगर मैं ए को ज्वाइन करूं, ये डायमीटर है, ये द डायरेक्ट्रिक्स है। आप सोचिए इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली कर रहे होते तो क्या हम ये, चलो इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, फोकस एक पॉइंट लेंगे, तो क्या दो पैराबोला की इक्वेशंस लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डिफरेंशिएट करेंगे। सोच के देखिए, नहीं, फोकस सेम है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो लगेगी तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, यही बाइसेक्टर बाइसेक्टर यही लगने वाला है। थोड़ा सा सोचिए, ये एफ, ये ए, और ये डायरेक्ट्रिक्स पे लेट से पॉइंट एम है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका बाइसेक्टर ये वाला टेंजेंट होता है, और याद रखिए हमें दोनों पैराबोला के टेंजेंट्स के बीच का ही एंगल निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मतलब टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना। अच्छा, वहीं पर इधर देखिए, ये एफ ए इस येलो वाले का भी फोकस से फोकल रेडियस है, और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है येलो वाले का। तो अगर मैं इसको यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये AM2 हो गया, और ये दिख रहा है ये वापस ये वही डायग्राम बन रहा है। तो ये जो लाइन होगी, ये ग्रीन लाइन, ये दूसरे वाले का टेंजेंट होगी, और एंगल बाइसेक्टर भी होगी। किसका? FAM2 का बाइसेक्टर ग्रीन वाला टेंजेंट है, ग्रीन वाला जो है येलो वाले का टेंजेंट है, येलो वाले पैराबोला का, और पर्पल वाला ये ब्लू वाले का टेंजेंट है। हमें इन दोनों के बीच का ही एंगल चाहिए, ये एंगल ही चाहिए हमें। दिस इज द एंगल दैट वी वांट। टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसा हमने कैलकुलस में पढ़ा है, और इसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। देखो कैसे, ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा, भाई एंगल बाइसेक्टर है ना। ये एंगल बीटा, तो ये भी बीटा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है भाई? ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 45। तो यस, ये दोनों 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। किसी और तरीके से ट्राई करके देखिए। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों। इसके साथ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। वापस कॉनफोकल पैराबोला है, पर इनकी एक्सिस इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों। और याद रखिए दोनों का साइज सेम नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि ए के जस्ट नीचे एफ बना दिया। तुक्का मत मारिएगा कि दोनों का साइज भी सेम ले लेता हूं, नहीं। दो कॉनफोकल पैराबोला है, साइज अलग अलग हो सकता है, दोनों की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अलग अलग हो सकती है। एक उस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में, बिकॉज उनकी एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये होमवर्क में आंसर कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और लंबे मेथड से मत करिएगा, ढंग के मेथड से कीजिएगा। टेक केयर, और
जिस बच्चे को भी बैच में इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको तुरंत ज्वाइन करे, उस पर पेमेंट लिंक वगैरह आएगा एंड लेट्स स्टार्ट। और एक चीज मैं बता दूं, मैं ये बैचेस इसलिए नहीं लॉन्च कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भीड़ चाहिए या मुझे क्रांति लानी है, कुछ करना है, नहीं। मुझे अपने इस बार के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके हर साल मैं उस रिकॉर्डेड कंटेंट को दुनिया को देना चाहता हूं। तो सोचिए मैं उस पर किस लेवल की क्वालिटी दूंगा बच्चों को कि मैं उसको हर साल एज अ रिकॉर्डेड कंटेंट यूज करूंगा। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी और आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।